हाय, मैं हूँ नेहा और मैं आज आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले डिसोबीडियंस होता क्या है? डिसोबीडियंस एक सरकार के आदेशों के नागरिक कानूनों, मांगों, आदेशों का सक्रिय रूप से खंडन है। अगर हम सारी चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने की कोशिश करें तो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी गई और अल्टीमेटम दिया गया था 1 साल का, यानी दिसंबर 1929 तक का। तो दिसंबर 1929 तक कांग्रेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के जवाब का इंतजार था। रीज़न टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी इसके रीज़न क्या क्या थे इसको लॉन्च करने के। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना तो नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया था और ना ही कोई जवाब भेजा था। कांग्रेस को अब एक मास मूवमेंट लॉन्च करना ही था। तो हुआ क्या, उसी महीने कांग्रेस का 1929 लाहौर सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट चुने गए जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में बोला, अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनेंट स्टेटस देना भी चाहे तो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि अब से कांग्रेस का सिर्फ एक ही गोल होगा और वो है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इससे कम कुछ नहीं चलेगा। हाउ सिविल मूवमेंट स्टार्टेड, ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? तो बेसिकली दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास किया गया। लाहौर सेशन के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे नेहरू जी ने भारत के झंडे को फहरा दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि आने वाले 26 तारीख यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा। तो इस दिन के बाद से हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाने लगा। अब यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी दे दी गांधी जी को। हाउ गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी को एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा मूवमेंट का ताना बाना बुना जा सके। तो उनकी नज़र पड़ी सॉल्ट टैक्स पर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1882 में सॉल्ट टैक्स बिल पास किया था। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि यार एक इंसान को जिंदा रहने के लिए नमक भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हवा और पानी, और इन अंग्रेज़ों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा है। अकेला सॉल्ट टैक्स ही पूरे ब्रिटिश रिवेन्यू का 15% हुआ करता था। इसके अलावा नमक जो है वो हर तबके की इंसान की ज़रूरत भी है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। और गांधी जी एक्चुअली ऐसा ही मुद्दा खोज रहे थे जिससे हर कोई जुड़ सके। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो सॉल्ट टैक्स लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स को गुजरात के अपने साबरमती आश्रम से लेकर निकल पड़े। डेस्टिनेशन था दांडी। मैप में आप देख सकते हैं वो रास्ता जो गांधी जी ने पैदल कवर करा था, साबरमती आश्रम से दांडी। इसके बीच की दूरी थी 390 किलोमीटर। गांधी जी की इस पथ यात्रा को ही दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी मार्च। अब दांडी मार्च था क्या? दांडी मार्च को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि गांधी जी ने सफ़ेद रंग की खादी पहनी हुई थी और हजारों लोगों ने भी सफ़ेद रंग की खादी कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो एक सफ़ेद रंग की नदी बह रही हो। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग गांधी जी के साथ दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने दांडी के समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक बनाकर ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया और इसी के साथ शुरुआत हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। दांडी मार्च को सपोर्ट करते हुए तमिलनाडु में सी राजागोपालाचारी ने भी एक सिमिलर मार्च की
त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम। इसके अलावा मालाबार रीजन के कलप्पन ने भी मार्च की कैलीकट से पयनूर तक। तो इस तरह लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में करना क्या था, यानी इसके फीचर क्या क्या थे। गांधी जी की पहली शर्त तो हमेशा की तरह यही थी कि जो भी इस मूवमेंट से जुड़े उसे नॉन वायलेंट रहते हुए इस मूवमेंट का पार्ट बनना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का कोई भी लैंड टैक्स नहीं देना है। हर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट करना है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, इलेक्शन, ईटीसी, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज, मिलिट्री और पुलिस सर्विसेज को भी बॉयकॉट करना होगा। और इन दुकानों के सामने पिकेटिंग करनी होगी। पिकेटिंग का मतलब होता है इन दुकानों के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरने देने होंगे। कहने का मतलब एकदम पीसफुल तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल डिसफंक्शन करना था। अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं। गांधी जी ने शॉर्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद डिसाइड किया कि नेक्स्ट काम अब वो ये करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से वो धरासना सॉल्ट वर्क्स पर रेड मारेंगे। इसी को धरासना सत्याग्रह भी कहा जाता है। उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, जो कि ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय रहे 1926 से 1931 तक। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को खुद लेटर लिख के बताया कि वो दांडी से धरासना रेड मारने के लिए जा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार में दम है तो रोक ले। लॉर्ड इरविन को लगा कि यार ये देश में हो क्या रहा है, अगर ये मूवमेंट की शुरुआत है तो आगे न जाने क्या क्या होगा, और मामला हाथ से निकलता जा रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मूवमेंट को सप्रेस करने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, फिर नेहरू जी और सरदार पटेल को भी। पर कांग्रेस किसी भी हाल में इस मूवमेंट को रोकना नहीं चाहती थी। वो धरासना मार्च को स्टॉप नहीं कर सकते थे। तो गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद धरासना मार्च को लीड कर रहे थे अब्बास तैयब जी और इनके साथ ही गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी। लेकिन पुलिस ने इन्हें भी रास्ते में अरेस्ट कर लिया। इसके बाद सरोजिनी नायडू ने इस मार्च को लीड करना शुरू किया, धरासना पहुंची। मूवमेंट अभी शुरू ही हुआ था और गांधी जी और उनके साथ में सभी बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट किए जाने के बावजूद भी ये मूवमेंट आगे चलता रहा और ज़्यादा बढ़ता रहा, रुका नहीं। क्योंकि गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान जहाँ जहाँ बीच में स्टॉपेज लिया था वहाँ पर अपने पीछे चलने वाले लोगों को एड्रेस किया था और बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में करना क्या है, यानी इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। इसलिए गांधी जी और बाकी लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद भी ये मूवमेंट आगे चलता रहा, रुका नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट सभी लॉस तोड़ने वाले लोगों को उठाकर जेल में डालती रही। मूवमेंट सप्रेस करने के लिए पुलिस फायरिंग, लाठीचार्ज और न जाने क्या क्या हुआ। 60,000 से भी ज़्यादा लोग एक ही साल में जेल में डाल दिए गए। जिन लोगों ने टैक्सेस नहीं पे किए थे उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की हर एक कोशिश नाकाम थी। मूवमेंट फिर भी रुका नहीं। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर 1930 में लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी थे, इसलिए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया और ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। गांधी इरविन पैक्ट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि किसी भी हाल में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को मना लिया जाए। तो यहाँ पर सारा प्रेशर आ गया ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के ऊपर। उनको कैसे भी कर कांग्रेस को मनाना था। वो गांधी जी के पास पहुंचे। जब ये खबर अखबारों में छपी तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनको यहाँ पर महसूस हुआ कि मास मूवमेंट की ताकत क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ 15 दिन चले गांधी इरविन पैक्ट की मीटिंग एक एग्रीमेंट के साथ खत्म होती है।
इसी एग्रीमेंट को गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। इसी पैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया और साथ ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए लंदन चले गए। अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। खान अब्दुल जफर खान, जो कि गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, उन्होंने पेशावर में इस मूवमेंट को लीड किया था। खान अब्दुल जफर खान एक बहुत बड़े नॉन वायलेंस के प्रीचर थे। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक फैक्ट ये भी था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोगों ने चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया गया। बेसिकली ये एक प्रकार का टैक्स है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट विलेजेस पर लगाती थी। इस टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट गांव में चौकीदार अपॉइंट करती थी, जिसका काम होता था गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इस मूवमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, जबकि मुस्लिम पार्टिसिपेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफ़ी कम रहा। लेकिन एज अ होल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। थैंक यू।